देख लेते हैं समाजशास्त्र के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, नहीं लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो क्रांति क्या है? क्रांति मतलब क्रांति की विशेषता है, यानी कि रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले क्रांति एक प्रक्रिया है, मतलब क्रांति का एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे क्रांति में बदल जाता है। तो क्रांति एक ऐसी प्रोसेस है जो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जैसे अनकॉन्शियस मतलब अचेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरी है चेतन कॉन्शियस। तो कोई भी क्रांति तत्काल नहीं हो जाती है, इसमें पहले कुछ स्थितियां बन जाती हैं जो क्रांति के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करती हैं। व्यवस्था के प्रति असंतोष और उसमें परिवर्तन अचेतन मस्तिष्क में निरंतर क्रियाशील रहता है। क्रांति की इच्छुक अचेतन मन की धारणा अर्धचेतन मन से होते हुए चेतन मस्तिष्क तक जाती है। तो 3 क्रियाओं से होती है। अचेतन मन में पहले जाती अवधारणा, फिर अर्धचेतन मन होता है, फिर चेतन अवस्था में आ जाती है। सामाजिक असंतोष विस्फोटक स्थिति में परिणित हो जाती है और क्रांति हो जाती है। क्रांति मतलब होती है लड़ाई झगड़े, ये तो क्रांतियाँ होती हैं कि जब कोई किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है फिर भी उस पर अत्याचार हो रहे हैं, तो क्रांति का रूप ले लेता है। अनिरंतर प्रक्रिया, क्रांति प्रक्रिया होते हुए भी निरंतरता से बहुत दूर है। यह विस्फोटक परिवर्तन करके भी शांत हो जाती है, इस तरह इसकी निरंतरता समाप्त हो जाती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस। तो जो सार्वभौमिक प्रकृति के अंतर्गत सभी समाजों में क्रांतियाँ होती हैं, यद्यपि प्रत्येक समाज में क्रांति की दशा, समय, प्रकृति और कार्यक्रम में भिन्नता पाई जाती है। ज्वालामुखी की प्रकृति, क्रांति का विचार किसी समाज में के अंदर ही अंदर धधकता रहता है और विपरीत स्थितियों में ज्वालामुखी की भांति विस्फोट के रूप में विस्फोट रूप ले लेता है। दिशाहीनता, क्रांति दिशाहीन होती है, ज्वालामुखी की प्रकृति अनिश्चित होती है, ठीक उसी प्रकार क्रांति की प्रकृति भी अनिश्चित होती है। अब क्रांति के जो कारण हैं, अब क्रांतिकरण लड़ाइयों के जो कारण हैं, किस पर लड़ाइयाँ होती हैं, किस किस पर रेवोल्यूशन होता है, यानी क्रांतियाँ होती हैं। तो क्रांति के अनेक कारण हैं, एक कारण है जैसे पैसा दान यानी आर्थिक कारण। तो समाज में सदियों से वर्ग और भेद चलता आ रहा है। इसका मुख्य कारण है आर्थिक पक्ष से संबंधित रहता है। धनी वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग का हर प्रकार से शोषण की आम बात है। फ्रांस की क्रांति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अतः निर्धन वर्ग की सहन शक्ति जब अपनी चरम सीमा को लांघ जाती है, तो परिणाम फ्रांस की क्रांति यानी कि लड़ाई के रूप में सामने आता है। राजनीतिक कारण, राजनीति में कुर्सी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस कुर्सी के चक्कर में विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, इसलिए वे विरोधी पार्टियों से परस्पर स्पर्धा प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं और अवसर मिलने पर एक दूसरे के पक्ष को विरोधता जनता को भड़का कर क्रांति करवाते हैं। अब है सांस्कृतिक कारण। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जब समाज के उद्देश्य पूर्ण नहीं होते हैं, तो उनमें असंतोष और निराशा की भावना आ जाती है। यही असंतोष और निराशा विद्रोह के रूप में क्रांति को जन्म देती है। क्रांति की भावना ग्रामवासियों की अपेक्षा शहरी लोगों में अधिक होती है। अब क्या आधुनिकता क्या है? आधुनिकता की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। आधुनिकता यानी औद्योगिकरण का एक प्रतिफल है। आधुनिकता क्या है? तो आधुनिकता औद्योगिकरण का एक प्रतिफल है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का युग कहा जाता है। पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, वहां से इसका प्रसार जापान और अनेक पश्चात देशों ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि में हुआ। मौलिक रूप से भारत में औद्योगिकरण का विकास अंग्रेजी शासन के द्वारा 1850 के बाद आरंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नए नए उद्योगों की स्थापना हुई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन हो गए, जो आज हमें आधुनिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास औद्योगिकरण की आत्मा है। औद्योगिकरण के लिए सूक्ष्म यंत्र, जटिलता, मशीनें, वैज्ञानिक उपकरण आदि औद्योगिक समाजों में विकास और प्रौद्योगिकी के विकास से निर्मित होते हैं। आधुनिकता औद्योगिकरण की देन है, अतः आधुनिकता की विभिन्न प्रकार के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि होती है। जीवन के नवीन मूल विकसित होते हैं, प्राचीन रीति रिवाजों प्रथाओं में परिवर्तन होने लगता है। तीसरा है व्यवहारिक विज्ञानों का विकास। आधुनिकता की प्रक्रिया में प्राचीन प्रथाओं, रूढ़ियों एवं मूल्य का विरोध किया जाता है, उनके स्थान पर व्यवहारिक विज्ञानों का विकास होने लगा है। ज्यों ज्यों समाज में व्यवहारिक विज्ञानों का विकास होता है, त्यों त्यों औद्योगिकरण, व्यक्तिवाद, प्रजातंत्र, स्वतंत्र आदि बातें विकसित हो जाती हैं। आधुनिकता समाज धर्म और अध्यात्म का विरोध करने लगता है और भौतिकवाद को प्रोत्साहन देता है। और पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण में अंतर। तो पश्चिमीकरण संस्कृति की वजह एक आधुनिक प्रक्रिया है, और जो संस्कृतिकरण है वो प्राचीन प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण प्रक्रिया है जी अंग्रेजों की देन है, और ये भारतीय इतिहास में लगातार चलती आ रही है। पश्चिमीकरण किसी जाति, जनजाति, किसी समूह या पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को आत्मसात किया जाता है, यानी मिलाया जाता है, और संस्कृतिकरण प्रक्रिया में जो नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक जाने की एक साथ देशों की नकल करना है, जबकि संस्कृतिकरण में यह जरूरी नहीं है कि वो पश्चिमीकरण ही है। पश्चिमीकरण समरेखिक गतिशीलता से संबंधित है, जबकि संस्कृतिकरण रेखिक गतिशीलता से संबंधित है। पश्चिमीकरण सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र बनाता है, संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण को प्रोत्साहन नहीं देता। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तार्किक है, जबकि संस्कृतिकरण परंपरावादी है। इसमें आधाधुन तत्वों का अनुकरण नहीं किया जाता है, इसमें अनुकरण किया जाता है।
पश्चिमीकरण का आदर्श प्रतिमान सभी क्षेत्रों के लिए लगभग एक समान है, जबकि संस्कृतिकरण का कोई सर्वव्यापी या निश्चित आदर्श प्रतिमान नहीं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के परिणाम एवं इसे प्रभावित करने वाले तत्वों का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जबकि इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पश्चिमीकरण एक बाहरी प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज एवं संस्कृति का आंतरिक प्रक्रिया है। और पिछड़ा वर्ग के 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली विशेषता, पिछड़ा वर्ग आंदोलन भारतीय समाज में उच्च जाति की प्रभुत्व का विरोधी है। दूसरा, यह आंदोलन ग्रामीण और आर्थिक उच्च जाति की विशेष रूप से भूमि के संबंध में होने वाला परिवर्तन का प्रतीक है। तीसरा है, आंदोलन पिछड़ी जाति के लिए सरकारी नौकरी के आरक्षण की मांग करके कर्मचारी तंत्र की पिछड़ी जाति जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अनुमोदन करता है। अब है काका कालेलकर आयोग द्वारा पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु सुझाव। तो काका कालेलकर द्वारा क्या सुझाव दिए गए पिछड़ा वर्ग के समाज के लिए? तो भारतीय समाज में सामाजिक दशाओं में जो बहुसंख्यक लोगों के पिछड़ेपन के कारणों को दृष्टिगत रखते हुए काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानकों का सुझाव प्रस्तुत किया है। एक है जात संस्करण, निम्न सामाजिक स्थिति। दूसरा है शैक्षिक प्रगति का अभाव, सरकारी सेवा के क्षेत्र अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। और चौथा है व्यापार वाणिज्य और उद्योगों के क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो काका कालेलकर जी ने पिछड़े वर्गों की सूची बनाने में जाति का एक प्रमुख कारक माना है। आयोग का मत था कि जातिग्रस्त समाज की समस्याओं को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को बढ़ावा देना है। और यदि आयोग के पास पर्याप्त आंकड़े नहीं थे, फिर भी आयोग ने यह प्रस्तावित किया कि कम से कम 25% स्थानों पर जो आरक्षण है प्रथम श्रेणी की सेवाओं में हो, 33.5% द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में हो और 40% तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों की सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए स्थान सुरक्षित किया जाए। आयोग ने यह भी सिफारिश की 70% आरक्षण मेडिकल, वैज्ञानिक, तकनीक, शिक्षा में किया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी सिफारिश की। अब महिला मुक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या है? भारत सरकार के द्वारा भारतीय महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो महिला मुक्ति आंदोलन की विशेषता, भारतीय समाज में जो महिला आंदोलन अत्यंत रूप से अविकसित अवस्था में है। समय पर किसी समस्या विशेष को लेकर महिलाओं के जागरूक संगठन के द्वारा कुछ प्रदर्शन या प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया, किंतु संपूर्ण भारत के स्तर पर ऐसा महिला आंदोलन घटित नहीं हुआ जिससे वास्तविक रूप से सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दी जाए। भारत में महिला आंदोलन के समान विशेषताओं का निरूपण इन प्रकार से हुआ है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पूर्व निर्धारित होना, भारतीय समाज की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति, भूमिका एवं निश्चित एवं पूर्व निर्धारित रही है। कन्या की स्थिति पिता के अधीन, पत्नी के रूप में पति के अधीन, माता के रूप में पुत्र के अधीन रहकर उसका जीवन संचालित होता है। परंपरागत रूप से महिलाओं की भूमिका परिवार की चारदीवारी में केंद्रित है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता प्रतिबंधित रहती है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, विवाह विच्छेद की समस्या इत्यादि ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दी। वह परिवार में दासी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। धार्मिक और नैतिक आचार संहिता ने महिलाओं की इस दयनीय स्थिति को वैधता एवं सामाजिक स्वीकृति प्रदान कर दी। स्वतंत्रता आंदोलन एवं महिला कल्याण, 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन ने अलग प्रकार की गति प्रदान की। इस प्रकार आंदोलन में गांधी जी तथा कांग्रेस पार्टी की महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया। महाराष्ट्र एवं बंगाल में महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई। उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार के लिए पुरुषों के साथ मिलकर संघर्ष किया है। बंगाल की सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक सक्रियता में महिलाओं की नवीन दशा प्रदान की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सक्रियता का स्वरूप, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं वैधानिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। मौलिक अधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज प्रथा विरोधी अधिनियम पारित किए।